हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल आचार्य फूडी में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाला है क्लास 10th हिंदी। चैप्टर का नाम आपके सामने पड़ा है विक्रमशिला, जिसके चैप्टर नंबर क्या है? ये 12 है। कितना चैप्टर नंबर है? विक्रमशिला, है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय का नाम था। ये जो था एक विश्वविद्यालय का नाम था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो चैप्टर है आपका, इसके लेखक जो है वो पापू विसा है, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति। तो इस यहाँ आप देख रहे हैं ये चित्र जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, जो कि अब सर्वनाश हो चुका है। तो इसमें यहाँ देखिए कि यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। किससे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो बीता हुआ समय था उसके बारे में बताता है। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अनेक विशेषताओं का उद्घाटन किया गया। इसमें प्राचीन समय में जो आपको ज्ञान दिया जाता था उसका उद्घाटन किया गया, उसकी एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे क्या था। तो ये 10th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। अंत में मैं आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करता चला जाऊँगा। यहाँ कह रहा है मैं विक्रमशिला हूँ। ये लेखक जो लिख रहे हैं पापू विसा, ये मतलब विक्रमशिला के स्वयं के बारे में विक्रमशिला कह रहा है कि मैं विक्रमशिला हूँ, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी भारत की कवच माना जाए मुझे तो कोई शक की बात नहीं है। मेरा अतीत आज के, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की हकीकत जो थी, बीता हुआ समय जो था, वो आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। आज जिस प्रकार विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है जितना विख्यात है, इससे कहीं ज़्यादा विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में जाना जाता था। ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे सरीखे विद्वान हुए जिनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ही आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे विद्वान ने शिक्षा प्राप्त किया। खगोल विधा के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ पर सवाल है कि आर्यभट्ट जो है वो किस विधा में है? तो खगोल विधा में विश्व प्रसिद्ध है। जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। अतीश दीपंकर ने तिब्बत में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इन्होंने लामा संप्रदाय की शुरुआत भी कर ली थी। अतीश दीपंकर और आर्यभट्ट। अब कह रहा है, अब यह परिचय करा रहा है कि विक्रमशिला है कहाँ। तो आधुनिक भागलपुर जिला को, जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है, तो भागलपुर जिला में अभी जो पहले अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय है, उनके कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा को एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो था वो नींव कब डाला गया? 8वीं शताब्दी में। किस वंश के राजा के द्वारा? पाल वंश के राजा का नाम क्या था? तो धर्मपाल। कह रहा धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय सीरीज पर जा पहुंचा। यानी इसकी बौद्धिक शक्ति अच्छी थी, जिसके कारण ये विश्व लेवल पर विख्यात हो गया। अपने आचार्यों के विक्रमपुर आचरण, आचार्य मतलब क्या होता है? वहाँ के जो शिक्षक थे, उनके अच्छे आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। यानी उनमें अखंडता नहीं थी, वो एकत्रित थे, और उन्हीं की वजह से आज मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। किंवदंती है, यानी कहा जाता है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर, विक्रम नामक एक राक्षस था, उसको मार कर दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। उस स्थान पर उसका टीला बनाया गया, और उसी आधार पर इसका नाम जो था वो विक्रमशिला पड़ गया। कह रहा मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। कितने? 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त थे। द्वार पंडित नियुक्त होते थे, नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में नामांकन पाते। यानी द्वार पंडित के सवाल का जवाब दे देता, तभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उन विद्यार्थियों का नामांकन हुआ करता था, प्रवेश पाता था। यानी द्वार पंडित के सवालों का जवाब देता जो, वही इसमें नामांकन पा पाता था। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, यानी द्वार पंडित जो होते थे वो ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान रखते थे, जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। यानी इन सब्जेक्टों में वो उनको ज्ञान था। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडित को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में
रखा जाता था, यानी केंद्रीय विद्यालय के जो द्वार पंडित थे ना वो इन्हीं के आधार पर रखा जाता था। और उल्लेखनीय है कि हरिभद्र, कौन? हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। तो सवाल होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? तो हरिभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया। तो हरिभद्र जो कुलपति, प्रथम कुलपतिचार्य बने थे, वो शांति रक्षित के शिष्य थे, जिसके कारण कभी कभी हरिभद्र को शांति भद्र की संज्ञा दी गई, उनको शांति भद्र कहा जाता। अब ये कह रहा है मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय भी थी जहां तंत्र विधा एवं तर्क विधा, साहित्य, प्रांगण, दर्शन और बौद्ध दर्शन के से संबंधित ग्रंथों का विशाल संग्रह मौजूद था। और वहां कौन कौन? तर्क विधा, तंत्र विधा और बौद्ध संबंधित ग्रंथ भी मौजूद थे। जहां की पांडुलिपि, पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखी हुई किताबें। जहां की पांडुलिपि को तैयार करने के लिए आचार्य को शोधार्थी दोनों अधिकृत, यानी आचार्य और शोधार्थी यानी रिसर्चर दोनों वहां पर मौजूद थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासनकाल के 15वें वर्ष में, यानी राजा गोपाल था, राजा का क्या नाम था? गोपाल राजा था। और उसका द्वितीय गोपाल के 15वें वर्ष में, किसमें? 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्ट शाहस्रिका प्रज्ञान पारमिता की पांडुलिपि मेरे ही घर तैयार की गई थी। ये दोनों किताबों की पांडुलिपि यानी हाथ से जो लिखा गया था वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ही लिखा गया था। आगे कह रहा है कि यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहर में शामिल है। किसमें? ब्रिटिश म्यूजियम के लंदन में शामिल है। आज भी वो किताबें मौजूद है वहां। कहा जा रहा है कि दान, शील, धैर्य, वीर, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे। इन सब चीजों का मेन सब्जेक्ट था ये वहां का, जिसमें पारंगत होना मेरे उद्देश्य में शामिल था। जिसमें शामिल होना, पास होना मेरे उद्देश्य में, इसके उद्देश्य में शामिल था कि जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसको दान, शील, धैर्य, वीर, ध्यान ये सब होना चाहिए। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं का प्रांगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यानी कुल मिलाकर के 10 सब्जेक्टों को पढ़ाना, 10 सब्जेक्ट को पढ़ाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। 10 सब्जेक्ट को पढ़ाना जाना, पारमिताओं में प्रांगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। कितना? 10 सर में। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है। 10 सब्जेक्ट को पढ़ना, जानना, ये मानव ही नहीं महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इज्जत की एक, बोलते हैं ना कि शिखर है, ऊंचाई है, कि यहाँ पढ़ने वाला हर विद्यार्थी इन 10 विधाओं को सीखकर ही निकलता था। और इसीलिए यहाँ से पढ़े लिखे विद्यार्थियों को अपने आप में बड़ा गर्व होता था और इनको कहीं न कहीं नौकरी अवश्य मिल जाया करती थी। अब कह रहा है 10वीं 11वीं सदी तक मैं पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। यानी जब 10वीं 11वीं सदी चल रही थी तब पूर्वी एशिया का ये एक शिक्षा का एक महान स्थल बन चुका था। ये सम्यक ज्ञान, दान, परंपरा में मेरा कोई सानी नहीं था। यानी कि यहाँ का जो ज्ञान था दान परंपरा में, इसके मुकाबले, सानी का मतलब मुकाबला होता है, कोई मुकाबला में नहीं था। और कह रहा है कि मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थी को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च व शिक्षा व शोध कार्यों को आकांक्षी होते थे। यानी यहाँ जो है वो वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी प्राथमिकता, महत्व, जो मेरे पूरे सत्र में यानी हमेशा क्लास करता और उच्च शिक्षा व शोधकर्ता के आकांक्षी होते, उसके नजदीक होते, उच्च शिक्षा को सीखते, उन्हीं को महत्व मिलता था। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को, जितना भी नया विद्यार्थी होता था उस सब को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। तो याद रखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नवयुवक विद्यार्थी को कहाँ रहना पड़ता था? भिक्षु वर्ग में। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे। फिर क्या करते थे? जो भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता, उसके बाद फिर आचार्य अपने शिष्य को, जो विद्यार्थी था, उसको अपने पुत्र की तरह मान करके और बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे, उनको बौद्ध धर्मों का ज्ञान देते थे, ताकि वे मेरे
उच्च आदर्शों पर खरे उतर सके, ताकि बौद्ध मतलब विक्रमशिला का जो आदर्श है उस पर सही सही उतर सके खरा। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जिसका नामांकन हो गया वो अपने आप में मतलब फख्र करता था कि यार मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः हकदार हो जाते थे। यहाँ जिस विद्यार्थी का विक्रमशिला में एडमिशन हो गया उसे विदेशों में सम्मान मिलता था। राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। जब राजाओं का दरबार होता था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थियों को वहाँ जगह मिल जाती थी, नौकरी जिसे कहते हैं वो मिल जाया करती थी। आगे, तंत्र विधा के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विधा, शिल्प विधा, चिकित्सा विधा, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मिक विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विधा मेरे पाठ्यक्रम में प्रमुख अंग थे। तो आपका सवाल होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या क्या पढ़ाया जाता था? तो यहाँ याद रखना कि व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विधा, शिल्प विधा, चिकित्सा, वैश्विक, आध्यात्मिक विज्ञान, जादू एवं चमत्कार यहाँ सिखाया जाता था। और कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। यानी कक्षा की व्यवस्था के लिए अलग से शिक्षक थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो आपका पढ़ाई होता था किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातत्व विभाग के अथक प्रयास से, यानी अब की जो सरकार है उसकी पॉजिटिव विचार के कारण, और पुरातत्विक विभाग जो था, पुरातत्व का अर्थ होता पृथ्वी के भू में छिपी हुई वस्तुओं को खुदाई करके निकालना, तो उन्हीं की वजह से मैं वर्षों गुमनाम में रहने के बाद, यानी वर्षों इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, गुमनाम था, रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। आज फिर से इन लोगों की वजह से, सरकार से और पुरातत्विक वालों की वजह से आज सुर्खियों में आ गया। लोग इसे जानने लगे और पहचानने लगे। पुरातत्विक खनन से मेरे पढ़ाया सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई। जब पुरातत्विक विभाग यानी के खुदाई हुई इसकी, तो लगभग इमारतों की सभी चीजें प्राप्त हो गई। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ। कितना? तो 50 फीट ऊंचा और 73 फीट चौड़ा एक इमारत मिला है। 4.5 फुट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई, और वहीं 4.5 फीट में, कितने? 4.5 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली। किस भगवान की मूर्ति मिली है? तो बुद्ध भगवान की मूर्ति वहां प्राप्त हुई है। और पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, और कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पद्मपानी एवं मैत्रेय की प्रतिमा भी मिली, यानी बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। कुछ क्षतिग्रस्त शीलें भी प्राप्त हुई है। शील जिसका अशोक के समय में जिक्र किया गया था, शील तो पत्थर भी मिला है। एक शील का सत्यापन वीर वज्र से किया, यानी एक शील पत्थर मिला है जिसका सत्यापन जो है वो वीर वज्र से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में, और खुदाई आज भी चल रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। यानी ऐसा कयास उम्मीद लगाया जाता है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं जो है वो संभावना है कि वो और भी खुदाई से पता चलेगी। और 10,000 छात्र, कितने छात्र? 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहां रह रहे हो। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र रह रहे थे? 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रह रहे हो। उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही कहा। इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक रह रहे, उसके बारे में क्या कहना, उसकी प्रतिष्ठा के बारे में क्या कहना। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था, और सही दृष्टि से देखा जाए तो अपने आप में मैं अद्भुत यानी यूनिक, मतलब के अजूबा है, अलौकिक विश्वविद्यालय, ऐसा विश्वविद्यालय जो अब तक कहीं देखा नहीं गया। अब यहाँ कह रहा है 13वीं सदी के आरंभ में, कब? 8वीं सदी में ये बना था। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण, किसने आक्रमण किया था?
तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश होगा। यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। क्यों? तुर्कों के आक्रमण, तुर्कों ने हमला कर दिया और इसका सर्वनाश कर दिया। भ्रमवश यानी अपने आप को घमंडी किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ। अब ये विक्रमशिला अपने आप में कह रहा है कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? क्योंकि मुझे भ्रम हो चुका था, घमंड हो चुका था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, जिसके कारण मेरा यह हश्र हो गया, मैं बर्बाद हो गया। तो इसलिए घमंड आदमी को बर्बाद कर देता है। अगला कह रहा है तबकात-ए नासरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवन वर्णन उपलब्ध है। यानी अगर आपको जानना हो कि विध्वंस कब, कैसे, किसके द्वारा किया गया, तो एक पुस्तक है तबकात-ए नासरी नामक ग्रंथ है। इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वनाश की पूरी कहानी दी हुई है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने, कौन सा नाम का? धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया। यानी इसके समाप्त होने का, जो पतन होने, समाप्त होने का पता लगाया, वो बड़ी मार्मिक तरीके से किया, बड़े अच्छे ढंग से इसका पता लगाया। अब यहाँ कह रहा है कि आप जब कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए, यानी परिभ्रमण यानी टहलने का, पढ़ाई के हिसाब से, शिक्षा की वजह से आप घूमने का मन बनाए, तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जरूर जाएं, ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय जरूर आए, ताकि मेरी जो हालात है, मेरा बीता हुआ अतीत, करवट ले रहे वर्तमान के बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं क्या था और कैसे मेरी अंत हो गई। तो ये चैप्टर था आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये आपका पापू विसा इसके लेखक हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये शब्दार्थ है आपका। तो ये अस्मिता, इज्जत, प्रतिष्ठा, अभेद, जिसे भेदा न जा सके, कवच, शारीरिक सुरक्षा, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर, अतीत, बीता हुआ, महत्वपूर्ण, उपयोगी। तो इसको आप ना याद कर लोगे, ये ज्यादा होगा। अब हम आपका ऑब्जेक्टिव जो है, क्वेश्चन आंसर है, उसको हम क्लियर कर देते हैं। अब क्या पूछ रहा है आपको? विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या क्या है? तो इसका प्रचलित जनश्रुति जो है, तो इसकी प्रचलित जनश्रुति यह है कि ये जो है भारत का कवच है। इसको औरों विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और कोलंबिया विश्वविद्यालय से भी कहीं ज़्यादा प्रचलित था। ये विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में भागलपुर जिला, जो कि प्राचीन समय में अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो तंत्र विधा, योग विधा, व्याकरण विधा, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाती थी। तो ये इस प्रकार आपका जो है पूरा का पूरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो चुका है। जितने भी विद्यार्थी हैं पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो हमें यकीन है कि ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आपका एक भी नहीं छूटेगा। और कमेंट में बता दें कि कितने बच्चों ने पढ़ा। इस तरीके से चैप्टर को एक्सप्लेन करके कोई नहीं पढ़ाएगा, मैंने पढ़ाया है। तो आपका कॉमेंट मुझे चाहिए, आपके कॉमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर कर दें, जितने नए विद्यार्थी हो सबको बता दें। और ऐसे पढ़ना आपको ज़्यादा बेहतर लगता है या मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ वैसे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम उस तरीके का कुछ अपना कर पाएंगे। ठीक है, तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशहाल मस्ती के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।